नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपसे एक नए विषय से जुड़ रही हूँ, जिसका हम लोगों के साथ एक सीरीज के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। वह हम लोग मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष स्तर पर आप लोगों को कुछ नई जानकारी देने के काम कर रहे हैं। आज के विषय के बारे में शुरुआत करेंगे अजय शुक्ला जी। आप अपनी बात को शुरू करिए। नमस्ते भैया। मैं अजय शुक्ला हाँ, बिहेवियर साइंस साइंटिस्ट है। आपको परिचय कराते हुए आपको यह बताना चाह रही हूँ कि ये एक नए विषय के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सादर प्रणाम दीदी। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का जो साझा प्रयास है वो समाज तक पहुंच रहा है और जिन विषयों को हम उठा रहे हैं वो अत्यंत ही गंभीरता के साथ बहुत सहज रूप से दो अलग अलग स्थितियों में समाज के सामने विश्लेषण प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ में जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं या ज्योतिष की जो महत्ता है और एक इंसान के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उन प्रभाव के बाद में जो प्रेरणा वह इंसान ग्रहण कर पाता है, वह कैसे अपने जीवन में व्यवहार करता है, इन्हीं सब बातों पर एक गहरी चर्चा और विमर्श के दौरान जो भी निष्कर्ष और जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उसी का एक पक्ष आज रखते हुए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में अगर जीवन हमारा रिद्धि सिद्धि की उपयोगिता की संदर्भ और प्रसंग में होता है तो निश्चित तौर पर प्रारंभिक जो दृष्टि हमारी जाती है वह यह होती है कि किसी काम को बहुत नियमित रूप से किया जाए तो वह नियम एक दिन संयम में बदल जाता है और एक इंसान संयमित रूप से या वह उस कार्य के दौरान उस कार्य में जो परिपक्वता और उस कार्य के पक्ष को जो क्रियान्वित कर लेता है अपने जीवन में तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और हमें ये कहने में भाव और विचार रूप से आ जाता है कि यह जो मनुष्य हैं इन्होंने समाज में इस विषय को लेके, इस बात को लेके, जीवन के इस स्वरूप को लेके या मानवीय संदर्भ में संवेदनाओं को लेके या अपने जीवन में आत्मिक उच्चता को लेके कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया है और इन्होंने ये समग्रता से अध्ययन करने का इनके जीवन में परिणाम हुआ कि यह इंसान अब सिद्ध स्वरूप में स्थापित हो गए हैं। तो इसी विषय को लेके अलग अलग संदर्भ और प्रसंग जो भी हो सकते हैं उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। मैं परम आदरणीय दीदी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी बात रखें। जी दीदी। जी, जैसा कि आपने बात की है कि हम अपने व्यक्तित्व में भी वाणी की झलक देख सकते हैं। जो लोग होते हैं वह कम बोल के या अपने जीभ को भी उपयोग नहीं करेंगे, परंतु आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे कि उनका अंतर्मन प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि वाणी एक कामधेनु की तरह होती है। शब्द से कितने अर्थ दीप्त हो जाते हैं कि गहराइयों को प्रतिभाषित करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हर शब्द से एक अर्थ का आवाहन होता है और वह बुद्धि उन शब्दों के अंतराल में प्रवेश कर जाती है और अनेकों अर्थ के रूप में मुझे दिखाई देती है या सबको दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि से पावरफुल एक गहन गुफा है या गुहाओं का एक शब्द का प्रकाश है जो कि सब जगह हमें दिखाई देता है। तो इस शब्द का प्रकाश ऐसा होता है कि भारत जैसे देश में जहाँ की सक्रियता, सचेतना, अध्ययन परंपरा प्राचीन है, वहीं गुरु बृहस्पति जैसे या गुरु के समान कितने लोगों ने अपने शिष्यों को हजारों वर्षों से बी पॉजिटिव कहते हुए सुना है। तो हम कहते हैं कि शब्द सागर का अंत नहीं पा सकते हैं। हम लोग कहते जरूर है बी पॉजिटिव, पर कैसे एनर्जी को अप्लाई करें, कैसे हम इस एनर्जी को समझें? कहने से नहीं होती है एनर्जी। हर ग्रहों का जैसे एनर्जी का फ्लो होते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी में बी पॉजिटिव का भी एक फ्लो होता है। तो हम यह जान सकते हैं कि हमारे स्वभाव या हमारे व्यक्तित्व से ये बी पॉजिटिव शब्द जब निकलता है, दुनिया में सब लोग बोलते तो जरूर है कि हम सकारात्मक चिंतन करें, पॉजिटिव रहें। तो ये चीज अजय भाई साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी, यह चीज कहने से कैसे अप्लाई हो रही है और कैसे हम इसको समझें? तो डू एंड डाई होना चाहिए, जो कि आज हमें
यह बोलना पड़ रहा है कि यह चीज है नहीं है समाज में। इसको मैं ग्रहों से जोड़ के बताऊंगी। अभी आपके मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर इसे कैसे देखें और कैसे समझें, आप इस पर हम लोगों को जरूर अपना ज्ञान दीजिए। बहुत अच्छी आपने बात कही और निश्चित तौर पर ये एक लंबे समय से हमारे सुनने में, संज्ञान में, समझने में बात आ रही है। हम बचपन से इस बात को सुनते भी हैं कि हमें सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मकता के लिए कार्य करना चाहिए। कुल मिला के यह शब्द एक प्रवचन या एक व्याख्यान के अंत में इसी बात से लेके अंत हो जाती है, पूरी सभा का अंत हो जाता है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। जी अब जी। प्रश्न उठता है कि क्या इस संसार में कोई ऐसी भी कार्यशाला है जिसकी शुरुआत ही सकारात्मकता से हो? तो उसके पीछे जो कारण है, जो आपने कहा भी कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शब्द की शुरुआत हुई और इस शुरुआत पर मान लीजिए कि पिछले 50 वर्षों से हम इस जगत में ये सुनते आ रहे हैं, सभी 12 धर्मों में आप चले जाएं, सामाजिक कार्यशालाओं में चले जाएं, दार्शनिक कार्यशालाओं में चले जाएं या बुद्धि से संबंधित जितनी भी गोष्ठियां होती हैं, उसका फाइनल रूप से परिणाम होता है कि व्यक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर हर व्याख्यान का अंतिम शब्द सकारात्मक होगा, तो एक इंसान को ये कौन बताएगा कि उस सकारात्मकता के आगे भी कोई चीज है? कहने का अर्थ यह है कि उस सकारात्मकता को हम अलग अलग परिदृश्य और भावभूमि से, चिंतन से हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और कुल मिला के जी हम पढ़ भी रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने पठन पाठन किया, तो मैं उसमें से जी। क्या निकालूंगा? सकारात्मकता। मैंने मनन चिंतन किया, तो मैं उसमें से क्या निकालूंगा? सकारात्मकता। मैंने कोई वर्णन किया और उसका विश्लेषण किया, तो उसमें से मैं क्या निकालूंगा? तो सकारात्मकता। सकारात्मक। जो मैं लेखन करने का प्रयास करूंगा और लेखन करने के बाद मैं समाज तक पहुंचूंगा, अर्थात जो संप्रेषण कर दूंगा, तो वहां लेखन और संप्रेषण में क्या होगा? सकारात्मकता। तो प्रश्न उठता है कि यह सारी क्रियाएं हम निरंतर अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आखिर पहुंचे कहां और उसकी शुरुआत कैसे हो? तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान की दृष्टि से जो हमारा चेतन मन है, वो हमें ये तुलनात्मक अध्ययन करके बता देता है कि अब दो चीजों के बीच में से आप सकारात्मक का चयन कर लीजिए, अर्थात चेतन मन के द्वारा सकारात्मक चिंतन का आरंभ होता है। जी। तो हम ऐसा समझ सकते हैं, आपने कहा कि रिद्धि सिद्धि के रूप में एक कह सकते हैं हमारी सकारात्मक सोच हो गई और दूसरा हो गया आत्मविश्वास। देखिए दोनों चीजें एक सी दिखेंगी परंतु ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग है? जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं सूर्य और बुध, सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। तो यही होता है इस कार्य में, जबकि हमारे सफलता का राज होती है जहां पर सकारात्मक सोच के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जुड़ जाए और लोग उसे अप्लाई करने लगे। तो देखिए संसार में ईश्वर की अपनी एक पाठशाला है। उस पाठशाला में हम सूर्य और चंद्रमा की तुलना जैसे किसी से नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने इस सोच की और अपने कॉन्फिडेंस की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो जब हम किसी को ये बोलते हैं कि पॉजिटिव हो जाइए, तो ये देखना जरूरी है कि उसके अंदर इसको ग्रैस्प करने की सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। और साथ में ये देखना पड़ेगा कि सोच तो है उसके पास ये तो है कि हमको ठीक होना है, परंतु उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल है, तभी तो वो ठीक हो पाएगा। कहने से क्या होगा? कहने के लिए तो हम कितने बार कितनी चीजें सुनते हैं। तो हम कहते हैं कि सच सुनने वाले ज्यादा हैं, सच कहने वाले कम हैं। ऐसी बात यहाँ पे हमें समझ में आती है। जैसे कि कहते हैं मौन और मुस्कान दोनों ही बहुत चतुराई से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग क्या करते हैं, उसे अप्लाई नहीं करते, बस बोल देते हैं। अप्लाई करना, जब तक बच्चा माँ बाप से कोई चीज नहीं देखेगा, जैसे सुबह माँ बाप नहीं उठ रहे हैं और हम कह रहे हैं उठ जाओ पढ़ाई कर लो, वो नहीं पढ़ेगा। तो मतलब अप्लाई कौन कर रहा है? अप्लाई भी तो होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे अच्छा तो हम मौन को रक्षा कवच के रूप में उपयोग कर लेना। बी पॉजिटिव कहने से अच्छा है कि हम चुपचाप रहें, तो हो सकता है हमारे वाइब्रेशन वहां तक चले जाए। पर कहने की बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज इतने वीडियो बन रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि कोरोना हो गया, बी पॉजिटिव रहो, परंतु अप्लाई आप लोग कौन करेगा? कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, बस कहे जा रहे हैं।
तो जो कहने वाली ऊर्जाएं हैं वो कहाँ टकरा रही हैं, वो चीज ऊपर निकल के क्यों नहीं आ रही है? यह ऊर्जा जो हम लोग आपस में भी पॉजिटिव बोल बोल के हम लोग कहीं निगेटिव तो नहीं करने लग गए हैं? तो ये चीज आपने किस वे से आप देखते हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर मैं ज्योतिष से आपको इन सब ऊर्जाओं के बारे में जरूर बताऊंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर सकारात्मक सोच किसी इंसान की है तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और क्रियान्वयन के लिए जो एक अच्छी बात और मददगार शब्द आपने उपयोग किया, और वह है हमारा आत्मविश्वास। वही आत्मविश्वास जो किसी इंसान की आंतरिक ऊर्जा है, वह उसे बताती है कि जब आपने अपने चेतन मन के द्वारा कुछ सकारात्मक चिंतन किया है, तो निश्चित तौर से हमें जब इसे क्रिया और कार्य व्यवहार में लगाना है, तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने का परिणाम क्या हो सकता है कि वो इंसान अपने जीवन की दृष्टि या दृष्टिकोण को विकसित करता है, जिस पर हमने पिछले इस समय कार्यक्रम भी किया था। तो जब हमारी जीवन की दृष्टि विराटता से भरी होती है, तो वो हमारी लाइफ का विजन बन जाता है। और उस विजन को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर एक इंसान को केवल सकारात्मक चिंतन पर रुकना नहीं होगा। तो वो विजन की प्राप्ति के लिए ये प्रयास करता है कि मैं सकारात्मक चिंतन के बाद अगला स्टेप में क्या उठाऊं। तो वह प्रयास करता है कि मैं समर्थ चिंतन करूं। समर्थ से यहाँ भाव यह है कि वह इंसान अपना तुलनात्मक अध्ययन करता है और अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को आत्मगत स्वरूप में एकत्रित करते हुए, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को जोड़ता है। और जब वो तीनों को जोड़ता है तो उसको समझ में आता है कि वो जो सकारात्मकता का विचार या भाव बिंदु मेरे जीवन में लंबे समय से चल रहा था, अब उसके क्रियमाण अर्थात उसके कार्य व्यवहार में आने का समय आ गया है। और इसी कारण उस विचार और भाव को मैंने बलवान बना लिया है, अर्थात समर्थ कर लिया है और कैपेबल थिंकिंग की ओर में बढ़ चला हूं। अब सकारात्मक चिंतन जब हमारे अंदर एक सक्षमता का रूप ले लेता है और उस सक्षमता के द्वारा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसे हम महान चिंतन कहते हैं। अब महान चिंतन या महान चिंतक का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है कि जो लोग महान चिंतन करते हैं वो सब हमारे ऐतिहासिक या धार्मिक या महापुरुष ही हैं। बल्कि एक बच्चे के अंदर जब माँ बाप उसके साथ बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा एक विचार लिखो, और उस विचार को जब आप एक बड़े से फ्रेमवर्क में मढ़वा देते हैं, कुछ धन उस पर खर्च कर देते हैं और उसको टांग देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि बेटा ये आपके विचार हैं, तो उस वो जो लोग हैं समाज के। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को कि ऐसे लोग जो होते हैं। जी, आप आगे बात करिए। जी, तो इस बच्चे का विचार नहीं हो सकता, ये तो स्वामी विवेकानंद या महर्षि दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या गौतम बुद्ध, इनका विचार है। क्योंकि आपने अपने बच्चे का नाम नहीं लिखा। उस बच्चे को तो इतना ही पता है ना कि जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, या तो मेरे माता पिता उसको सकारात्मक चिंतन बोल देते हैं, या कह देते हैं कि भाई ये सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है या व्यर्थ है। तो कुल हम्म। मिला के वो बच्चा तो इन्हीं शब्दों से गुजरा हुआ है ना। लेकिन आज माता पिता ने कहा कि बेटा बेटा जो तुमने आज सोचा है, जो तुमने कहा है, तुमको नहीं पता कि तुमने क्या कहा है, और आपने उसको अंकित कर दिया, आपने उसको मढ़वा दिया, और समाज उस विचार या उस वाक्य को देख के कह रहा है कि ये तो बहुत बड़े महापुरुष का विचार है, जबकि वो आपके बच्चे का विचार है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे के मन स्थिति में कब सकारात्मक चिंतन से समर्थ चिंतन और महान चिंतन की ओर वो बच्चा चला गया, इसका अनुमान आपको नहीं था। लेकिन जब अचानक आपसे बातचीत हुई या कुछ परिपक्वता उसके मन में आई, या सामान्य खेल कूद के दौरान ही उसने वो विचार रख दिया, तो आपको पता चला कि मेरा बच्चा और इतना बड़ा विचार। तो कई बार उस समय दुख या सुख के आंसू भी आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन एक गर्व महसूस होगा कि मेरा बच्चा अब समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, परिपक्व हो गया है, या कुल मिला के अच्छाई के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई है। जी। आपने यही कहने का कोशिश की है। मुझे लगता है कि आज लोग बाग जो देखते हैं या सुनते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। उसके बारे में खुद के विचार कब पनपे में और वो खुद से कब लिखेगा, वह खुद से कब अप्लाई करेगा, यह अब समाज में कम हो गया। यानी बुद्धिजीविता की कमी हो गई है। कल ही मैंने एक जगह लिखा था, एक ग्रुप में इसलिए लिखा था कि वहां सारे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग थे, पत्रकार वर्ग थे और काफी लोग थे। तो मुझे लिखना पड़ा कि अब बुद्धिजीवी वर्ग भी कॉपी पेस्ट पे आ गया है क्या? तो इसका मतलब ये था कि हम अपने क्रिएशन को कहीं भूलते जा रहे हैं। और जब क्रिएशन हमारा खुद का भूलता जा रहा है,
हम सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोलते रहेंगे एक दूसरे को, तो ये चीज नहीं होगी। जैसे कि मुझे समझ में जहां तक आता है, जैसे सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका तर्क शक्ति होती है। यह तर्क शक्ति बहुत बड़ी होती है ब्रह्मांड में। चंद्रमा की अपनी तर्क शक्ति होती है जो कि मन के रूप में होती है और एक लेखन कला को देती है। लेखन कला का कारक चंद्रमा ही होता है, क्योंकि क्रिएशन बार बार नया होगा, नया बार बार लिखेगा और उसके खुद के विचार आएंगे, तो चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पे फॉलो होगी। और चंद्रमा बहुत तेज बदलता है, ये सबको पता है। बुद्ध की, अगर बुद्ध ग्रह की है तो बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होगी। चतुराई से वह लिखेगा और बात को घुमा के लिखेगा और इस तरह से अपने आप की एनर्जी को वह टेक्निकल क्षेत्र में उपयोग करके आपके सामने रखेगा। गुरु की जो एनर्जी होगी वह काफी कूटनीतिज्ञ पूर्ण होगी। उनकी सलाहकार के रूप में भी हो सकती है आपके लिए, कि आपको कोई रिमेडीज दे दें गुरु, आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसी चीजें दे जाएं गुरु की एनर्जी कि आप बदल जाएं। शुक्र की एनर्जी काफी मेटेलिक जीवन पर फॉलो होती है, जैसे किसी को प्यार करना, यानी हम शुक्र की एनर्जी को यहाँ फील कर सकते हैं। प्यार शुक्र ही करवाता है, तो यह भी एनर्जी बहुत जरूरी है कि बच्चे को हम प्यार करें और इस तरह की एनर्जी का उपयोग करें। यही रिद्धि सिद्धि के रूप में मैं बता रही हूँ कि शनि जहाँ न्याय के रूप में होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा क्रिएशन बताते हैं, कुछ ऐसा एमिनेशन बताते हैं, कुछ ऐसा न्याय कर जाते हैं जो कि बच्चे की एनर्जी या किसी बुजुर्ग की एनर्जी दोनों की मिल जाती है। बच्चा अपनी शनि की एनर्जी को अप्लाई नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, ये उसके पिता से पता चल सकती है। उसका पिता का बोलने का स्तर, उसकी सकारात्मकता या दादा की सकारात्मक, ये सब चीजें हमें उनकी एनर्जी का चैनल बनाती है या चैनल बताती भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो चंद्र हमारे बचपन की ऊर्जा है, बुध हमारे संवाद की ऊर्जा है और शुक्र हमारे प्यार की ऊर्जा है। शनि को समझना इतना सरल नहीं है, कठिन है। मंगल हमारे साहस की ऊर्जा है। ये सारी ऊर्जाएं हमें ग्रहों से प्राप्त होती हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिद्धि सिद्धि के रूप में हम चिंतन देख सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ी एनर्जी का स्रोत कौन दिखाई देता है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। बहुत बड़ी आपने बात कही कि अगर कोई इंसान प्रयास कर रहा है, उसको कुछ अनुभूति भी हो रही है, उसने अपने जीवन में कुछ प्रेरणा भी ग्रहण की है, तो उसको जब वो क्रियान्वित करने का प्रयास करता है, अर्थात वो चाहता है कि वो जो सकारात्मकता मेरे अंदर समा गई है, उस सकारात्मकता के द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ सार्थक प्राप्ति कर लूं या सार्थक उपलब्धि कर लूं। अब प्रयास वो कर रहा है, अनुभूति उसे हो रही है, सफलताएं भी वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो हमारे ग्रह नक्षत्र की स्थितियां हैं उसमें जो सूर्य की ताकत है, जब वह प्रबल संभावनाओं के साथ में होती है, तो आप देखेंगे कि कई बार प्रयास के बाद उसे लगता है कि कुछ पक्ष मेरे कमजोर हो जा रहे हैं, लेकिन उसे अगर ज्योतिषीय गणनाओं का ज्ञान है, अपने बारे में समग्र अध्ययन है, तो वो उस क्षेत्र की ऊर्जा किसी कारण से अगर कम हो रही है तो उसे वो बढ़ाने का प्रयास करता है, या कुल मिला के जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है या जो उसे टारगेट दिया गया है या निश्चित समय में किसी काम को करना है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग अचीवर होते हैं, अब अचीवर और सफलता के बीच में, अर्थात सक्सेसफुल जो पर्सन है और जो उपलब्धि से भरे हुए अर्थात अचीवर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अचीवर को आप देखेंगे कि उसने जब अपनी दिनचर्या को आपके सामने रखा, तो वो जो कुछ भी निर्धारित है उससे ज्यादा वो श्रम करने का प्रयास करता है। वो जानता है कि लेबर नेवर गोज डिसरिगार्ड, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो वो इस संदर्भ को अपने जीवन के खाके में कहीं ना कहीं स्थापित करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो बातें बड़ी सहजता से हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे अभी ही मैंने कुछ समय पहले बोला कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अब कुछ करना चाहते हैं, जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो लोग इसको एक पक्षीय मानते हैं, उनका लगता है कि ये बौद्धिक श्रम की परिणति है। ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने से यहाँ अर्थ है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें एक संलग्नता, उसमें एक निष्ठा, उसमें एक संघर्ष करने की भावनात्मक जो लगाव वाली स्थिति है, या आपकी संबद्धता अर्थात जुड़ाव,
तो जो हमारा आत्मीयता से पूर्ण जुड़ाव होता है, उसका मतलब है कि किसी कार्य को करने के पूर्व हमने एक छोटे बच्चे के समान होमवर्क कर लिया। अब जैसे मैंने एक शब्द कहा पठन और पाठन, तो ये पठन और पाठन कहने की बात नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप पठन पाठन करेंगे तो कुछ निष्कर्ष आपके हाथ में निकलेगा, और वही निष्कर्ष जब आप पुस्तकों से या पुस्तकालय से बाहर होंगे तो वो मनन चिंतन की प्रक्रिया में जाएगा। अब मनन चिंतन की प्रक्रिया में जब जाएगा तो मन उसको कहीं ना कहीं फिल्टर करके बुद्धि तक पहुंचाएगा, और हमारे संस्कार से वो मैच करेगा। और वो संस्कार की जैसी मैचिंग होगी तो जो आपने कहा सूर्य तत्व की मदद से, वो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी क्रियान्वित होने लगेगा। और उस क्रियान्वयन के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो पठन पाठन और मनन चिंतन, उसका बाह्य दृष्टि में दिखाई देने वाला पुरुषार्थ है। आंतरिक चीजें अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन जैसे ही वह पठन पाठन मनन चिंतन से आगे बढ़ता है तो वो अपने, जैसे एक बच्चा स्कूल से आने के बाद क्यों बताता है, क्योंकि 4 घटनाएं इसके साथ में घटी, तो वो वर्णन करता है। और वर्णन करके फिर माता पिता पूछते हैं अच्छा इसके बाद क्या हुआ, तो उसका विश्लेषण करता है कि ये घटना क्यों घटी, मैं बताऊं, तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए घटना घटी। इसका मतलब वर्णन और विश्लेषण एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम कहीं ना कहीं संकलित नहीं कर रहे हैं, वो अपव्यय के स्वरूप में हो गया। रोज बच्चा आता है, रोज कहता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि बेटा जो तुमने वर्णन किया था, उसका विश्लेषण किया है, ये तुम्हारी ऊर्जा है, और इसको एक काम करो कि बैठ के आप लिखो। हालांकि वो होमवर्क में लिखने की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन जो उसने एक समाचार के रूप में घटी घटनाओं का उल्लेख रोचक शब्दों में माता पिता को सुनने के लिए बाध्य कर दिया, तो वो जो वर्णन और विश्लेषण था, वो अगर हम उसको लेखन के माध्यम से करवा लेते हैं तो वो जो लेखन होगा वहां सकारात्मकता आएगी। या अगर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों है तो उसके अंदर ये फट से आ जाएगा कि मैंने जो लेखन किया है ये समाज तक इसमें से क्या जाना चाहिए, तो वो उसी का संप्रेषण करेगा। अर्थात जो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी वो तमाम इन चीजों के बाद भी किस बात के लिए बाध्य करेगी उसे, कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है। जैसे उदाहरण के लिए कई वर्षों से मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं, अब व्हाट्सएप में हजारों सूचनाएं आती हैं, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में आप पूछेंगे कि ये सारी क्रियाएं तो आपके मन में हुई, जो सूक्ष्म रूप से हुई, तो इसमें से मिला क्या आपको, तो मुझे एक वाक्य मिला जो हमेशा मुझे स्मृति में रहता है। वो ये है कि पूरी दुनिया कितनी भी खराब आपको दिखाई देती हो, या लोग सबको खराब बोलते हैं, लेकिन आपको अच्छा करने से किसने रोका है। अब इतने सारे सूत्र वाक्य पढ़ते पढ़ते इस वाक्य ने मेरे अंतर मन में कहीं ना कहीं स्थान बना लिया कि भाई मुझे अच्छा करना है, इसमें मुझे कोई नहीं रोक रहा है। तो ये जो सकारात्मकता है वो क्रियान्वयन पक्ष की ओर अपने आप बढ़ना शुरू कर देती है, और जब क्रियान्वयन पक्ष की ओर बढ़ती है तो हमें लगता है कि अब मुझसे इसी जन्म में कुछ सार्थक हो जाएगा। और सार्थक का अर्थ है कि जितने लंबे समय से आपने अच्छा किया था वह अब परिणाम की स्थिति में, अर्थात ठोस स्वरूप में वो दिखाई देने वाला है। अर्थात जिस उपलब्धि की चाहत आपके मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में बनी कौन हुई से थी, वह अब किसी न किसी रूप में आकार लेना चाहती है। जी। आपकी बात का पक्ष बहुत स्ट्रांगली अप्लाई है। और इसे हम कहते हैं ज्योतिष में प्रथम भाव जो हमारा नेचर होता है, और जी। पंचम भाव हमारी शिक्षा का है जहां हमारी किसी भी भाव की फर्टिलिटी होती है, तो उसका कारक सूर्य ही है। और जो मैं आखिरी आपको बताऊंगी कि नवम भाव हम लोग धर्म का भाग्य का मानते हैं, वो क्या है, वह उसको अप्लाई करना। तो जो जब 1, 5 और 9 हम लोग ज्योतिष में देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति की या इस जिसकी जातक की कुंडली या जो व्यक्ति है उसमें कितनी फर्टिलिटी तो है, पर उसको अप्लाई कितना करेगा। क्या होता है कि पौधा तो डला है, बीज डला है, पर वह बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, उगेगा तो जड़ कितने नीचे जाएंगी, बाहर वह कितना निकलेगा। वैसे ही हम लोग, आपकी बात को समझ के मैं बोल रही हूँ कि हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि यह बच्चा जो आपने बोला कि अपनी चीज को अप्लाई नहीं कर रहा, आज ब्रह्मांड में अप्लाई तो हो ही नहीं रहा, पेस्ट वाली बात हो रही है। तो आपकी जो बात मुझे समझ में आई है, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं उनको हम किस डायमेंशन पर लेके जा रहे हैं, उस डायमेंशन से हम उस ऊर्जा को कितना फ्लो कर पा रहे हैं, और हम आपको कितना एफर्ट्स के रूप में दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आप ग्रेस्प कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर आपने सोचा कि हमें देना है, तो देने का काम किसने रोका है वाली बात आपने कही है। वही बात मैं भी कह रही हूँ कि आपकी अगर स्ट्रेंथ है, आपकी जातक की कुंडली में स्ट्रेंथ है, तो वह तो अप्लाई होगी ही ना।
वो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज वो नहीं लिखेगा, पर आज से 10 साल बाद जब उसे ये समझ आएगा, तो वह लिखना शुरू कर देगा। और लिखने के अलावा वह उस चीज़ से समाज को बहुत कुछ दे पाएगा। क्या विवेकानंद जैसे लोगों ने नहीं दिया? बहुत कुछ दिया समाज को। ऐसे ही आज रिद्धि और सिद्धि के रूप में हमको ये चीज़ को समझना है कि डू एंड डाई करेंगे तभी मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी के बारे में हम लोगों ने ये चर्चा की है, और अपनी वाणी को मैं खत्म करते हुए आपको देती हूँ कि आप इसके बारे में आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस संवाद में, इस परिचर्चा में जो केंद्र बिंदु निकल के आ रहा है वो यह है कि हम लोग बोध और अबोध, अर्थात जो कुछ भी हम बोध कर पा रहे हैं और जो भी हमारे बोध से छूट जा रहा है, उस कड़ी को भी हम साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे-जैसे निष्कर्ष का विवेचन बहुत गहराई से आप अपने जीवन में करने लगेंगे, तो जो चीजें अंत में बोली जाती हैं, वास्तविक रूप से वहीं से उसकी शुरुआत होती है। अर्थात जीवन में आपने जितनी भी उच्चता ग्रहण की है, उसी को आप अगर शुरुआत मानेंगे, तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ और अपनी बात को पूर्ण करता हूँ कि आपने जब अपने जीवन में अपना जीवन परिचय बनाया होगा या आपके किसी बड़े ने कहा होगा कि अपना बायोडाटा या रिज्यूम बनाइए, तो शुरुआत दौर में क्या हुआ? आपने अपना नाम लिखा। लेकिन जब आपको पता चल गया कि इस जीवन परिचय को मैं प्रतिदिन या प्रति माह या प्रति वर्ष एक बार रिव्यू करता हूँ, तो पता चला कि वो जो आपका नाम और परिचय था, वो आपके बायोडाटा में अंत में चला गया। और वहाँ पर क्या निकल के आया? उपलब्धि निकल के आई। तो सबसे पहले आप उपलब्धि लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? कि आपका जो स्थूल पक्ष है, वह अब नीचे आ गया है और आपका सूक्ष्म तत्व बाहर आ गया है। और जब आपका सूक्ष्म तत्व बाहर आ गया, इसका मतलब है कि आप चाहे इसको अनजाने में स्वीकार करें, कहीं न कहीं आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ने मदद की है। कहीं न कहीं आपके जीवन में विज़न, मिशन, टारगेट ने मदद की है। कहीं न कहीं आपके जीवन में सकारात्मक चिंतन, समर चिंतन और महान चिंतन ने मदद की है। तभी आपके जीवन में जो कुछ भी शुभ या कहना चाहिए कि परिष्कृत रूप हमारा आया है, तो श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र एकदम आया है निकल के, उसे आप दर्शा रहे हैं। तो श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र के पीछे एक लंबा पुरुषार्थ है, एक दीर्घकालीन प्रयत्न है और उस प्रयत्न और अनुभूति के बाद ये चीज़ प्राप्त होती है। यह अगर हम समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से रिद्धि या सिद्धि के भाव जगत तक हम पहुँचेंगे और शुभ के बाद में हम लाभ तक होंगे। तो यहाँ जो जीवन का शुभ है, वह लाभ में परिणित हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है और वह लाभ आत्म जगत की उच्चता के संदर्भ और प्रसंग में हो। जी। जी, धन्यवाद। बस मुस्कान एक द्वार है जिसको हम लोग कोशिश के रूप में रख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सबका। और आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अगला हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ होंगे। नमस्कार, अजय शुक्ला जी। प्रणाम, प्रणाम, सादर प्रणाम।